चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है, मालवा की संस्कृति। देखिए मालवा की संस्कृति जो है ना 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक है। मालवा की जो संस्कृति है वह 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक हम लोग इसको देखते हैं। मालवा की संस्कृति की एक विलक्षणता क्या है समझिएगा। अभी तक हम लोगों ने पूरा क्या पढ़ा कि लोग पहले आसमानों के नीचे रहते थे, धीरे धीरे वो लोग शिकार करना सीखे, धीरे धीरे अपने आखेट करके खाने लगे, धीरे धीरे अपना अर्थव्यवस्था को सरप्लस करना सीख गए थे क्योंकि सब्सटेंस में थे। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि मालवा के लोग मृत भांडों से जो ताम्रपाषाण मृत भांडों में उत्कृष्टम हो गया। अब समझिए यहाँ पर क्या है कि जो लोग मिट्टियों के बर्तन में थे, जो लोग जैसे तैसे रहते थे, अब वो लोग उठकर आ गए धातु में। तो देखिए कहीं ना कहीं सभ्यताएं डेवलप हुई ना, इतना पढ़ने के बाद हमें तो ये तो पता चल रहा है ना कि लोग जो विकासशील थे अब वो विकसित की ओर बढ़ने लगे। क्यों? संस्कृतियों का जन्म हो गया। संस्कृतियों का जन्म हो गया मतलब क्या है, यहाँ पर अब लोग अपना सोच का डेवलप हो गया, लोग अब जानने लगा। आगे देखिए अभी और भी बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, मृत भांडों से लेकर अब ताम्रपाषाण मृत भांडों तक लोग पहुंच गया। ठीक है, आगे देखते हैं जोरवे का संस्कृति क्या है। जोरवे का संस्कृति ये 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व तक एग्जिस्ट करता है। अब समझिए जोरवे की संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां बसी हुई थी, जैसे दैमाबाद और इनाम गांव। ये नगरीय, याद रखिएगा, नगरीय की और प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। समझिए जहां एक समय में पाषाण काल में लोग भटके हुए लोग थे, लोग जहां तहां सो जाते थे, खुले आसमान पर, गुफाओं पर, पेड़ पौधों कहीं पर भी सो जाते थे। अब वही लोग इतना समय देने के बाद दो नगरीय व्यवस्था, नगरीय जगह पर आए। कौन कौन सा? दैमाबाद, दूसरा इनाम गांव। अब यहाँ पर लोग नगर का विस्थापन करने लगे, नगर का स्थापित करने लगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जोरवे युग के स्थल में सबसे बड़ा स्थल था दैमाबाद। समझिए कि जिस समय नगर बसने लगा पहली बार, उस समय का सबसे बड़ा स्थल माना गया था किसका? दैमाबाद को। इनाम गांव एक बड़ी बस्ती बन गई थी, ठीक है, और जो किलाबंदी एवं खाई में घिरी हुई थी। समझिए इस बात को, यहाँ के लोग का सोच इतना डेवलप कर गया था ना कि अब कहीं मुझे कोई तकलीफ ना हो। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार महाभारत वगैरह इस सब में कि जो नगर बसते थे, भगवान श्री कृष्ण ने भी जब मथुरा को पलायन करने के बाद द्वारिका का नगर का बासिंदा करवाए थे, तो आपने देखा होगा कि एक सीमा रेखा बनवाए थे वो, जिनका एक द्वार होता था, प्रवेश द्वार, मतलब द्वार खुलता था कुछ ही समय के लिए। उस द्वार का अगर आप इधर आ गए तो आप उस बस्ती पर एंट्री मार दिए, मतलब उस नगर पर एंट्री मार दिए, और उसके उस दीवार का उस साइड फिर मतलब था राज्य उन्हीं का, लेकिन वो आप नगर से दूर हो गए। ठीक है, तो इसी तरह का यहाँ के लोगों के अंदर विचार आ चुका था, जो इनाम गांव को एक बड़ी बस्ती बना दी थी और किला में बंद कर दिया उसको, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। ठीक है, और इस जो गांव को बसाया गया था ना, चारों तरफ खाई और बीच में उसको बनाया गया था, ताकि लोग कितना अपना प्रोटेक्शन में रखे थे। सोचिए, है ना, यहाँ के लोग कितने जबरदस्त हो गए थे। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरों वाला मकान का भी अवशेष प्राप्त हुआ है। सोचिए कि यहाँ पर आर्किटेक्चर पैदा होने लगे, लोग अपना घर को 5 कमरों का बनाने लगे थे। इतना जबरदस्त यहाँ पर संस्कृतियां डेवलप करने लगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। आहार संस्कृति, ये 2100 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक हम लोग इसको देखते हैं। आहार संस्कृति क्या थी? आहार संस्कृति का प्राचीनतम ताम्र बत्ती है। याद रखिएगा, ताम्र बत्ती है, जो गिलिंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र था। समझिएगा, यहाँ आहार में जो है ना एक आपका ताम्र बत्ती थी, जिसका केंद्रक में कौन था? गिलुंद। गिलुंद एक जगह था जिस संस्कृति का केंद्र बना था, सेंटर पॉइंट। ठीक है, आहार के लोग पत्थरों के बने घरों में रहा करते थे। सोचिए कितना सिक्योर किया। आप इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं, आज से आप 50 साल पहले के जो लोग घर बनाते थे ना, वो लोग भी अपने घरों पर इसी तरह का भी यूज करते थे। आज के समय में 21वीं सेंचुरी का बात मैं बता रहा हूँ, 50 साल पहले जो लोग घर बनाते थे, हालांकि अब तो बहुत कुछ डेवलप हो गया, बहुत कुछ हम लोग समझ चुके हैं। तो पहले के जो लोग गाँवों में रहते थे ना, तो वो लोग देखिएगा जमीन के अंदर जो आपका बेस होता है ना, उस बेस से पत्थर का वो लोग
बनाते थे, आधा पत्थर का बनाने के बाद ईंट का बनाते थे, ताकि चोरी चपाटी ना हो, घर को कोई क्या होता था, चोर वगैरह उसको काट उठ के घुस जाता था, तो ये सब ना हो, तो ये पत्थरों का अवशेष को लेकर हम लोग बनाते थे ताकि हम लोग अच्छे से सुरक्षित हो जाए। देखिए ध्यान से, यहाँ के लोग पत्थरों के बने हुए घरों पर रहने लगे थे, कितना मजबूत घर बना होगा। बनास घाटी में स्थित आहार के प्राप्त सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां, कई तरह की चादरें प्राप्त हुई है। समझिए, यहाँ पर जब हम लोग बनास घाटी पर पहुंचेंगे आहार के, तो उस घाटी पर हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पर सपाट कुल्हाड़ियों को यूज किया गया था, उसके बाद यहाँ पर चूड़ियों का यूज किया गया था, यहाँ पर कई तरह का चादरें को यूज किए गए थे, ठीक है। और ये सब तांबे से निर्मित थे, टोटल तांबा से निर्मित किया गया था, क्योंकि हम लोग तो पढ़े रहे हैं ब्रॉन्ज स्टोन एज। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं हम लोग कायथा संस्कृति। देखिए, कायथा संस्कृति जो शुरू होती है ना, वो होता है 2100 से लेके 1800, मतलब लमसम वही रहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, डेट में कुछ गड़बड़ नहीं की है ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कायथा संस्कृति से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों का, गोलियों का ताम्र पर इसका यूज किया गया था। देखिए, यहाँ के जो लोग थे ना, दो पत्थरों को बहुत जबरदस्त यूज करते थे, जो बहुत ज्यादा कीमती हुआ करता था। पहला स्टेटाइट और कार्नेलियन, ये दो पत्थर ऐसे थे जो बहुत कीमती था, यहाँ के लोग उनको बहुत ज्यादा यूज करते थे, ठीक है, प्रयोग करते थे। मालवा से मिली चरखे और तकलिया, महाराष्ट्र में मिले सूत एवं रेशम के धागे को कायथस के मनके के हार के आधार पर इसको देखा जाता है। समझिए, मालवा से क्या है कि हमें चरखे के बारे में, और यहाँ के महाराष्ट्र में देखा जाए तो ये रेशम के धागों का बहुत ज्यादा प्रचलन शुरू हो चुका था। मतलब चरखे से हम लोग रेशम का धागा को, मतलब उसमें उसका यूज करके हम लोग कपड़ों का निर्माण के लिए शुरू हो चुका था। मतलब यहाँ के लोग कपड़े बनाने शुरू कर दिए थे। तो कपड़े बनाने का शुरू कायथा संस्कृति में ही हुई थी, सबसे पहले याद रखिएगा, ठीक है। ताम्र पाषाण काल में लोग कताई, बुनाई और सुनारी का व्यवस्था को प्रचलित कर दिया गया था। सोचिए, जिसको हम लोग बुनाई, आपका कढ़ाई, बिनाई जो हम लोग बोलते हैं उसको, और यहाँ पर सुनार का भी प्रचलन शुरू हो चुका था। यहाँ पर ये व्यवस्था एकदम एग्जिस्ट कर गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक छोटे से नोट आप लोगों के लिए बनाया है व्यूअर्स, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। मालवा, जोरखे, आहार एवं कायथा के अतिरिक्त कुछ अन्य भी ताम्रपाषाण संस्कृतियों में हम लोगों ने देखते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। रंगपुर संस्कृति जो 1500 से 1200 ईसा पूर्व है, प्रयास संस्कृति जो 1800 से 1200 ईसा पूर्व है, और सवल है ना संस्कृति जो 2100 से 1800 ईसा पूर्व है, ठीक है। इसके अलावा अब समझिए बात को, अब हम लोग धीरे धीरे ना आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते अब हम लोग चैप्टर की समाप्ति पर है, लेकिन समय की समाप्ति तो नहीं होगी ना, समय अब बढ़ता चला गया, और एक और पाषाण संस्कृति के बारे में आप समझेंगे, जिसको हम लोग महापाषाण संस्कृति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो हम आपको ये बताना उचित समझते हैं कि आप लोग इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महापाषाण पत्थर की कब्रें होती थी। यहाँ के जो लोग थे ना, सावधान को जब शवों को दफनाते थे, तो उसकी जो कब्र होती थी वो पत्थरों की होती थी, जिनमें लोगों को दफनाया जाता था। ये जगह दक्कन से प्राप्त हुआ है, दक्षिण भारत, उत्तर प्रदेश, कश्मीर में यहाँ तक की यहाँ की प्रथा थी, ठीक है। दक्कन जो आज के दिन महाराष्ट्र हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ कब्रें जमीन के ऊपर तथा कुछ कब्रें जमीन के नीचे होती थी। काले एवं लाल मृतक भांड की कब्रों में से भी प्राप्त होती थी। गजब का बात है भाई। कुछ चीजें आज के डेट में भी देखते हैं, बहुत ऐसे कब्र होते हैं जो ऊपर में भी होते हैं। कुछ लोग है ना अपने कब्र को बहुत गड्ढे पर भी डालते हैं, ठीक ना, मतलब जिनकी मृत्यु होती है उनकी। और कुछ कब्रों में ये देखा जाता है कि काले और लाल मृत भांड की कब्र को बनाया जाता था। लाल भी होता था और वह काले भी होते थे। जैसे जैसे यहाँ पर संस्कृति लोग डेवलप करते थे अपनी मान्यता के अकॉर्डिंग, वो अपने मृत भांडों से ही कब्र को आपका निर्माण करते थे। एक चीज मैंने आपको बहुत पहले कहा था, जब आप लोगों ने स्टार्ट करा था, हम लोगों ने स्टार्ट करा था आपका स्टोन एज, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ का सावधान को बड़ी क्लियर कट समझने में है कि यहाँ पर सावधान जो होते थे ना, अभी मैं आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपको पार्ट 1 में बताया इसमें
कि यहाँ पर जब लोग डेथ करते थे, ठीक ना, तो उनके साथ पहले बकरियों को दिया था, लेकिन कश्मीर में हम लोग देखें क्या कि यहाँ पर जब साव को दफनाया जाता था, वहाँ पर उनके कुत्तों को भी दफनाया जाता था। लेकिन अब थोड़ा समझिएगा यहाँ पर क्या समझ में आ गया। देखिए, जैसे जैसे संस्कृत का विकास होता है वैसे वैसे इंसानों का सोच भी विकास होती है। जैसे छोटे बच्चे को आप पढ़ने बोलिएगा तो किस तरह से वो पढ़ने में आनाकानी करता है, लेकिन जैसे जैसे उसे विकास होने लगता है, बड़ा होता है, तो उसे ये समझ में आता है कि पढ़ लिख कर कुछ करना है, कुछ बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, हमको रेलवे में नौकरी लेना है, बैंकिंग में नौकरी लेना है। तो उसके लिए पढ़ाई एक माध्यम है, ठीक है, पढ़ाई से ही हम ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लोग अब इतने सारी चीज़ों को देख कर जब आए तो बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला इनको। हालांकि आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिएगा तो हम लोग इसको अच्छे से मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, लेकिन वहाँ के लोगों की सोच किस तरह से, देखिए इन लोगों का कहना था कि शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाए। शव को अगर हम दफना देंगे तो कहीं ना कहीं वो तो लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो मरने के बाद भी तो कुछ काम आ जाए। तो उन शवों को ना क्या करते थे वो लोग, जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता था, जंगली जानवरों से नोच नोच कर खा जाए, ठीक है। उसके बाद शेष अस्थियों को चुनकर उनका समाधिकरण किया जाता था, और जब वो सारे जंगली जानवरों से खा जाते थे तो उसके अवशेषों को, यानी कि उसके जो बचे हुए चीज थे उनको उठाकर उसका समाधिकरण बना दिया जाता था, ताकि यहाँ पर एक प्रथाएं ऐसे चलती थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा सा कहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा अच्छे से, ठीक है, कि मैंने वहाँ पर भी कहा था कि इसकी बहुत सारी पद्धतियाँ बनी थी, ठीक है। हालांकि मैं पूरा डिटेल तो इसमें नहीं जा सकता, लेकिन था कुछ कि मैंने कहा भी था आपको, एक वीडियो में देखिएगा, आपको मैंने कहा भी था कि जो शव थे उनमें क्या करते थे, वो घी वगैरह लगाकर उसको टांग दिया जाता था कुआं के पास। कौवे वगैरह सबको नोच नाच के खा जाते थे, जंगली जानवर से नोच नाच के खा जाते थे। तो यहाँ के अपने अपनी एक समाधान थी, यहाँ के लोगों की अपनी एक विचारधारा थी, जो हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं, ठीक है माय व्यूअर्स। तो ये पूरा स्टोन एज आज आपका कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आप लोग को बहुत अच्छा पसंद आया होगा। अब जो इतिहास की हमारी लेक्चर कंप्लीट होगी वो होगी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगी, बड़ा ही रोचक होगा। तो जितनी भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने भी समझ रहे हैं, और वो लोग आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर, वो बैक टू बैक वीडियोस आपके आएंगे। और मैं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा एक और चैनल है, ठीक है, देव सर ऑफिशियल, उसमें भी आप एक बार विजिट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो है एकेडमी के अकाउंटेंसी इंग्लिश से रिलेटेड मैं जो भी क्लास 11, 12 ग्रेजुएशन में होंगे वो उसमें बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं मेरा, या फिर कहीं दूर में रह रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे उन वीडियोस को मांग रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा मुझे लगा आप लोग का ये देखकर कि मुझे 1 मंथ में फिर भी मेरे व्यूज़ को अपने लगभग ठीक ठाक किया। मैं ही कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाया, उसके लिए मैं चाहूँगा, माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन आप कोशिश करूँगा कि आप लोग बने रहिए, एक से एक बेहतरीन चीज़ आपको बताएंगे, एक से एक आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। और इसके लिए मुझे बहुत स्टडी करना पड़ता है कि ताकि ये वीडियोस जो आपके पास आ रहे हैं इससे आपके ज्ञान की नॉलेज हो। और व्यूअर्स, आपको मैं फिर बता दूं, जबरदस्त मैं आपके पास साइंस का भी पहला चैप्टर्स लेकर आ रहा हूं, ठीक ना, बायोलॉजी का सेल, जो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा, जितने डिटेल आप पढ़ेंगे। लगभग मैंने नीट लेवल तक को मैंने रेडी कर दिया है। तो आप व्यूअर्स बने रहिएगा, देखते रहिएगा, और लाइक सब्सक्राइब तो कर दो यार, कौन मारे पैसा लग रहा है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।